हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर चल रहा था, उसी में आगे हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि लुई 16 ने अपने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए कैसे इन टैक्स से बढ़ाना चाहा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्या होगा? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम्स the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र के अनुसार राजा ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि वो टैक्स बढ़ा सकेगा, उसकी इच्छा से वो टैक्स बढ़ा सकेगा। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल which would have then passed his proposal for new taxes. स्टेट जनरल्स एक प्रतिनिधि सभा थी, राजनीतिक संस्था थी। उसको टैक्स बढ़ाने के लिए, राजा को टैक्स बनाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और उस मीटिंग में अगर प्रस्ताव पास हो जाता नया टैक्स बढ़ाने के लिए, तब वो टैक्स बढ़ा सकता था। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने प्रतिनिधि भेजते थे। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस वीक। लेकिन सिर्फ राजा ये डिसाइड कर सकता था कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाएगा। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। सबसे लास्ट टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले इसकी मीटिंग 1614 में हुई थी। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। 5 मई 1789 को लुई 16 ने इस असेंबली की, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई नए टैक्स के प्रपोजल को या प्रस्ताव को पास करने के लिए। आ रिप्रेजेंटेड हॉल इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट। प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए वर्साई में एक भवन अच्छा सजाया गया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों ने अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। हु वॉज सीटेड इन रो फेसेस ईच अदर ऑन 2 साइड। दोनों तरफ, दो तरफ सीट की तरफ 300 प्रतिनिधि बैठे थे। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के जो प्रतिनिधि थे आमने सामने बैठे थे। While the 600 member of the third state had to stand on the back, जबकि 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे वो इन दोनों स्टेट जनरल जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे उनके पीछे की तरफ खड़े थे। The third state was represented by its more prosperous and educated member। थर्ड स्टेट के जो कैंडिडेट थे वो अधिकतर पढ़े लिखे और समृद्ध व्यक्ति थे। Peasant, artisan and women were denied entry to the assembly। किसानों को, कलाकारों को, महिलाओं को असेंबली में प्रवेश निषेध था, मतलब उनको आने की आज्ञा नहीं थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with him। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। प्राचीन नियमों के अनुसार स्टेट जनरल में जब भी मीटिंग होती थी तो प्रत्येक स्टेट में का 1 वोट काउंट होता था। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और लुई 16 ने इसी प्रथा को जारी रखने का प्रयास किया। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। थर्ड स्टेट के कैंडिडेट ने ये डिमांड करी कि अब जितने भी असेंबली में जितने भी मेंबर हैं सभी वोट करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट देने का अधिकार होगा। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 vote। This was one of the democratic principles put forward by the philosopher like Rousseau in his book The Social Contract। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। When the king rejected
द प्रपोजल, जब राजा ने थर्ड एस्टेट के लोगों का इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो उन्होंने अपने इस प्रस्ताव के पक्ष में थर्ड एस्टेट वाले लोगों ने असेंबली से बाहर आ गए, थर्ड यानी एस्टेट जनरल की बैठक से बाहर आ गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व एज द स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशंस। जो थर्ड स्टेट के जितने भी कैंडिडेट थे वो अपने आप को फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रवक्ता मानते थे, यानी उस क्रांति का नेतृत्व करने वाले ऐसे प्रवक्ता जो लोगों को जागरूक करने का काम करते थे एक तरह से। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। 20 जून को उन लोगों ने एक सभा बुलाई जहाँ पे इंडोर टेनिस कोर्ट था, जब गेम खेला जाता था वर्साइल में, वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग की। दे डिक्लेयर देमसेल्व अ नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर लिया? नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा। थर्ड एस्टेट वाले कैंडिडेट ने अपने समूह को नेशनल असेंबली का नाम दिया। एंड श्योर नॉट टू डिस्पेयर टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने कहा जब तक ये सभा भंग नहीं होगी, जब तक कि वो फ्रांस का नया संविधान तैयार न कर ले और राजा की शक्तियों को कम ना कर दे। दे वर लेड बाय द मिराबियो एंड अबेसियस, और इसका नेतृत्व मिराबियो और अबेसियस कर रहे थे। मिराबियो वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली, मिराबियो एक कुलीन परिवार था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फेडरल प्रिविलेज, लेकिन वो सामंतों के विशेषाधिकारों को ख़त्म करने के लिए सहमत था। वो भी चाहता था कि जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनको हटाया जाए। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उसने एक पत्रिका निकाली। एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउडेड असेंबली एट वर्साइल, और वर्साइल में भीड़ में अपनी जोरदार अच्छे पावरफुल भाषण के द्वारा लोगों को आकर्षित किया। अबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट, वो एक पादरी था, रोट ए इन्फेंटल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, उन्होंने भी एक अच्छा पैम्पलेट लिखा पत्राचार के द्वारा और उसका टॉपिक था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली जब वर्साइल में बिजी थे नए संविधान के निर्माण में, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीटेड विद टर्मिला, तो फ्रांस के बाकी हिस्सों में क्रांति हो रही थी। द सेवरर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, कड़ाके की ठंड के कारण फसलें खराब होगी और इसका नतीजा ये रहा द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, पाव रोटी की कीमत बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और जो बेकर्स थे, बेकरी वाले मालिक, उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और जमाखोरी करने लगे, मतलब जो ब्रेड वगैरह है उसको स्टोर करके रखने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू इन द एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप, लंबे समय तक बेकरी की दुकानों के आगे इंतजार करते करते महिलाओं की भीड़ ने गुस्से में दुकानों पर हमला बोल दिया। एट द सेम टाइम, और इसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप्स यानी सेना की टुकड़ी टू मूव इनटू द पेरिस, और सेना की टुकड़ी को पेरिस में एंटर करने की आज्ञा दे दी। ऑन 14 जुलाई द एगिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द वर्साइल बास्टिल्स, और 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बास्टिल जो एक किला था जहाँ पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था, उस किले को ढा दिया, नष्ट कर दिया। इन द कंट्री साइड rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the Red Cross, और देश के दूसरे गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार है उन्होंने जो जागीरदारों ने क्या किया कि अपनी जागीरदार को बचाने के लिए या उन्होंने भाड़े के जो गुंडे होते हैं, भाड़े के लठैतों को बुलाया ताकि वो किसानों की पकी हुई फसल को
नष्ट कर सके। Caught in a frenzy of fear, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks as chitaks। और इसी डर से अधिकतर किसानों ने क्या किया, कई जिलों के किसानों ने कुदाल और पिचफोर्क, ये क्या खेती में काम आने वाले हथियार थे, उनसे ग्रामीण किलों पर अटैक कर दिए। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, उन्होंने अनाज लूट दिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द मैन्यूरल ड्यूज, और जो खेतों से संबंधित जो भी रिकॉर्ड रखे गए थे जागीरदारों के पास, उनको जलाकर राख कर दिया। A large number of nobles fled from their homes, और कई कुलीन लोग या जागीरदार अपने घरों से भागे। Many of them migrating to neighboring country, और कईयों ने तो अपने पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognitions to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। तीसरे स्टेट के आंदोलन को देखते हुए आखिर में लुई 16 ने उसको एक नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि राजाओं की शक्तियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा संविधान के द्वारा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास्ड अ डिक्री, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया अबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम को, जो मेन विशेषाधिकार दिए थे, टैक्स दिए गए थे, उनको हटाने के लिए। फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। मेंबर ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। इसके अलावा पादरी वर्ग को जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे उनको भी हटाया गया या उनको जब्त कर दिया गया। टाइड्स वर्स अबॉलिश, धार्मिक कर को हटा दिया गया। लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, और चर्च की भूमि को भी जब्त कर दिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट अक्वायर्ड असेस्ड वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिब्रे, आखिर में सरकार ने 2 बिलियन लिब्रे की संपत्ति को अर्जित कर लिया। लिब्रे मैंने बताया था पहले ही भी फ्रांस की मुद्रा थी। और सम इम्पोर्टेंट डेट देखिए, 1774 में लुई 16 बिकेम अ किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना। फेसिस एम्प्टी ट्रेजरी, उसको खाली राजकोष मिला। एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ ओल्ड रिजिम्स, और इस कारण प्राचीन राजतंत्र में असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1789 कन्वेक्शंस ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल का आह्वान, और उसके बाद थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई। द बास्टिल स्टॉर्म, पीसेंट रिवोल्ट इन कंट्री, बास्टिल का किले को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और पीसेंट रिवोल्ट हुआ था पूरे कंट्री में। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग, संविधान ने राजा की शक्ति को सीमित कर दिया। एंड टू गारंटी बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड प्रत्येक मानव को मुख्य अधिकार दिए गए। 1792 एंड 93 फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक, फ्रांस को एक रिपब्लिक गणतांत्रिक देश घोषित किया गया। किंग ऑफ बी हेडेड, और राजा को का सिर काट दिया गया। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक इन डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और जैकोबिन रिपब्लिक को हटा के वहाँ पर डायरेक्टरी रूल्स स्टार्ट किया गया, मतलब नए रूल्स स्टार्ट किए गए वहाँ पे। 1804 नेपोलियन बिकेम एम्परर ऑफ द फ्रांस, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। एनेक्सी लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप, और यूरोप के काफ़ी एरिया को उसने अपने राज्य में मिला दिया। 1815 नेपोलियन ड्राफ्टेड एट अ वाटरलू में नेपोलियन की, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की डिफीटेड एट वाटरलू, नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। ये न्यू वर्ड्स देखिए, चितौक्स कास्टल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंग टू अ किंग और नोबल फैमिली, जहाँ पे राजा और नोबल मैन वगैरह रहते थे गांव में। मनोर एन एस्टेट कंसिस्ट ऑफ द लॉर्ड्स लैंड, जो मालिक होता है जागीरदार, उसकी जागीर को, जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है। एंड हिज मैंशन, आपको बेटा साथ के साथ ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 1 वर्ड के भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे।
शॉर्ट भी बनेंगे, लेंथी भी बनेंगे। तो आपको चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए अंडरलाइन, मेन मेन चीज़ अंडरलाइन करते जाना है।